नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। 8 बजे सुबह खबरों की शुरुआत बारिश से बेहाल दिल्ली और एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम की दिक्कतों से लोग जूझते नजर आए। ये तस्वीरें दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हम आपको दिखाएंगे। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। कल शाम ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर तो बहुत लंबा जाम लगा रहा, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। गुरुग्राम में प्रशासन ने सभी निजी कंपनियों को सलाह दी है कि शुक्रवार को यानी आज वर्क फ्रॉम होम लागू करें, जिससे ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानियां ना हो, सड़कों की रिपेयरिंग का काम किया जा सके। साथ ही गुरुग्राम में स्कूल भी बंद रहेंगे। फरीदाबाद में भी यही हाल रहा। नोएडा के भी कई इलाकों में बारिश से लंबा जाम दिखा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी डीएम ने पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। गाजियाबाद में भी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और आज सुबह भी बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है और लोग घर से निकलने से पहले एहतियात बरत रहे हैं। ये कल शाम की तस्वीरें हैं। जगह जगह बारिश और ट्रैफिक जाम सड़कों पर दिख रहा है। लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा और रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही है। कई जगह अभी भी जल भराव है और सुबह से ही लोग एहतियात बरत कर निकलने की उनको सलाह दी गई है। और साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की पोल शुक्रवार को बारिश ने खोल दी। बारिश के चलते दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बाढ़ के हालात बन गए। घंटों तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। एक्सप्रेसवे पर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा रहा, जिसके चलते लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में हाईवे के जैसा ही हाल शहर के अंदरूनी सड़कों पर भी नजर आया। बारिश के चलते दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोग भी घंटों हाईवे पर फंसे रहे। गुरुग्राम जैसे हालात के इलाके की ऐसी हालत देख बहुत लोग नाराज भी नजर आए। और बारिश से आज भी बुरा हाल है। हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला सुबह से ही कई इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त वो दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में। रविश, हम आपको देख पा रहे हैं, आपके आसपास भी कई सारा अंडर वे बनाया गया है, लेकिन आप यहाँ से जब तक आए हैं काफी इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है और ट्रैफिक का क्या हाल बता सकते हैं? जी बिल्कुल विमल, क्योंकि कल से ही जो है वो लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो कई सारी जगहों पर जल जमाव की शिकायतें आई हैं। ट्रैफिक जाम कल देर शाम को देखने को मिला और सबसे ज़्यादा बुरे हालात जो है वो गुरुग्राम के रहे, जहां पर जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, आप सोचिए इतनी महत्वपूर्ण सड़क होने के बावजूद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर घंटों लोग जो है वो फंसे रहे। कई सारे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ तक छोड़ दी क्योंकि कमर से ऊपर तक पानी जो है वो बह रहा था इस सड़क पर। जबकि आपको याद होगा कि 2016 में भी ऐसे ही हालात बने थे, एकदम बाढ़ जैसे हालात थे और उस वक्त गुरुग्राम के प्रशासन ने ये वायदा किया था लोगों के साथ में कि अब फिर ऐसे हालात नहीं बनेंगे, तमाम सारे इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरीके से दिन भर बारिश हुई, उसने फिर एक बार जो है वो मिलेनियम सिटी की पोल खोल के रख दी। और अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में भी तमाम सारी जगहों पर जलभराव की शिकायतें सामने आ रही हैं। आज भी रह रहकर बारिश अभी हो रही है, रात भर से बारिश हुई है। गाजियाबाद, नोएडा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि हो सके तो घरों में रहें क्योंकि बारिश आज भी रहेगी। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो वहाँ भी एडवाइजरी जो है वो जिला प्रशासन ने जारी की है, ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्योंकि गुड़गांव में तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं, हज़ारों लोग जो है वहाँ पर काम करते हैं। और ये सारे लोग गुरुग्राम में जो लोग काम करते हैं वो दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा
से तमाम सारी जगहों से लोग जाते हैं। तो इसी के वजह से जिला प्रशासन ने ये अपील की है बड़ी बड़ी कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। उनका ये कहना है कि वो जहां तक हो सके कर्मचारी घर पर ही रहकर काम करें। और साथ में हेल्पलाइन नंबर कुछ दिए गए हैं। ये कहा गया है कि अगर आपके आसपास में जलभराव की शिकायत है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। लेकिन तमाम सारे लोग अभी ट्विटर, सोशल मीडिया के ज़रिए ये शिकायत कर रहे हैं कि उन फ़ोन नंबरों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और हम सारे लोगों को तमाम सारे फ़ोन लोग कर रहे हैं कि 7-7, 8-8 घंटे से लाइट नहीं है। तमाम सारी जगहों पर, कई सारे इलाकों में लाइट काट दी गई है, चूँकि पानी इतना ज़्यादा भर गया था। तो 8-8 घंटे से कई सारी जगहों पर लाइट नहीं है, ये भी लोगों की शिकायत है। और अभी भी जो दिल्ली गुड़गांव हाईवे है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी जैसे ही दिन चढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उम्मीद यही है, आशंका यही प्रकट की जा रही है कि आज भी जो है वो लोगों को जाम, ट्रैफिक डाइवर्जन, जल भराव, इस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम भी लोगों को यही सलाह देंगे कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक गुड़गांव या फिर आप कहीं ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी भी बारिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में अगर लोग निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी विमल, थोड़ा सा वक्त और बढ़ेगा और जब ऑफिस जाने का टाइम होगा तब आप देखिएगा कि ट्रैफिक के हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने अतिरिक्त जो है वो ट्रैफिक बल की व्यवस्था की है। और जहां जहां पर भी जलभराव की शिकायतें आई हैं, तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर गुड़गांव में जो है वो ज़्यादा जो जलभराव है उसकी शिकायत आई है। वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि पंपिंग सेट के ज़रिए पानी को निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिलेनियम सिटी कही जाने वाली तमाम सारे लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो गुड़गांव है उसकी पोल खुल कर इस बारिश ने खोल के रख दी है। तमाम सारे कागजी दावे किए जाते हैं कि नालों की सफाई की जाती है और भी वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक दिन की बारिश में हाल ये हो जाए कि कमर तक पानी हो, लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़नी पड़ जाएं, घंटों तक लाइट ना रहे, तो उसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो गुरुग्राम में प्रशासन मुहैया करा रहा है। जी रविश, ये एक तरह से बेमौसम बारिश को जरूर कह सकते हैं इस मौसम में, लेकिन एक ही दिन की बारिश हुई है और न सिर्फ गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर में जहां जहां वाटर लॉगिंग है, एक दिन की बारिश में आपकी पोल खुल जाती है। और जिस तरह से आप कह रहे थे, जैसे दिन चढ़ेगा, अभी 9-10 बजे के बाद जब ऑफिस टाइम होगा उस समय लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी वक्त लग सकता है उनको ऑफिस आने में, और तब एहतियातन उससे पहले काफ़ी कुछ प्रशासन को करने की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल विमल, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होती है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये पता है और बारिश से पहले उनकी बाकायदा ये जिम्मेदारी होती है कि वो जहां पर वाटर लॉगिंग हो चुके हैं और होते रहे हैं वहां पर वो विशेष ध्यान दे, नालों की सफाई करवाए। और बाकायदा ये घोषणा भी की जाती है, कागज़ों में करवाई जाती है, लेकिन ज़मीन पर कितनी करवाई जाती है ये तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद में बिल्कुल सड़कें जो हैं वो तालाब और नदियों में तब्दील हो गई। तो इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं और वो भी हर साल अगर रहें तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। और ख़ास तौर पर गुरुग्राम के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ज़रूर लोगों को पूछना चाहिए ये कि आखिर जब इतना वो टैक्स देते हैं, हर चीज़ के ऊपर में टैक्स देते हैं, तो उसके बावजूद एक बारिश के वजह से उनको इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। और यही सारे लोगों के बीच में सवाल है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वाटर लॉगिंग हर साल होता है। पुल प्रहलादपुर का जो अंडरपास है वहां पर आप देखिए कि आज भी पानी भरा हुआ है और कई सालों से पानी भरता रहा है। सारे लोग जानते हैं, पीडब्ल्यूडी से लेकर नगर निगम, तमाम सारे लोग जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जब हर साल वही तस्वीर रिपीट होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ लापरवाही बरती जाती है। हमने सबक ना सीखने की कसम खा रखी है और यही वजह है कि हर बारिश में हमें ऐसे ही शर्मनाक तस्वीर देखने को मिलती है और परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, पानी लगातार हर तरफ फैला हुआ और एक दिन की बारिश ने प्रशासन का पानी उतार दिया है और जाहिर तौर पे काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस बरकरार है। एक ओर शशि थरूर अपनी उम्मीदवारी को लेकर गंभीर हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत के भी चुनाव लड़ने की बात है। पेच राजस्थान के सीएम की कुर्सी को लेकर भी फंसा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता।
It's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. Chief Minister has said that कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी का मुख्य निशाना बीजेपी रही। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। जवाब में कांग्रेस 2020 में जेपी नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया पूछ रही है। बीजेपी के साथ इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच भारत जोड़ो यात्रा के 15वें दिन राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के मुतालिक भी एक बड़ा संदेश दिया। कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष पूरे देश के लिए होता है, उसके पास कोई और पद नहीं हो सकता। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। राहुल गांधी का बयान अशोक गहलोत की उस दलील के उलट है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ साथ सीएम पद पर बने रहने में भी कोई दिक्कत नहीं बताई थी। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। राहुल गांधी के बयान से सचिन पायलट खेमे की उम्मीदों को और बल मिला है। गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सूरत में राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन को ही बनाए जाने की संभावना है, लेकिन गहलोत ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों पर छोड़ने की दलील दी है, उससे सचिन की राह आसान नहीं लगती, बशर्ते आला कमान 2 टूक फैसला ले। स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री का दायित्व उसको नहीं संभालना चाहिए। लेकिन कल सारी बात कह भी रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो गांव में कहते हैं ना कि मानेंगे सरपंच की लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, तो उनका जो कुछ भाव इसी तरह का है। ऐसा नहीं है, वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और गांधीवादी विचारधारा के। कांग्रेस के भीतर एक सवाल ये भी है कि गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ें या नामांकन भरने से पहले ही छोड़ दें। पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद गहलोत पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाना आसान नहीं रहेगा। जब वे अभी टालमटोल कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे, अंदेशे ऐसे भी व्यक्त किए जा रहे हैं। अब सवाल गांधी परिवार के इकबाल का है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बिहार में सरकारी से बाहर जाने के बाद भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता का ये पहला बिहार दौरा है। अमित शाह पूर्णिया में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद किशनगंज में पार्टी विधायकों, सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद पार्टी की बिहार इकाई की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उनके इस दौरे के बारे में बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। और ये बातचीत थोड़ी देर बाद हम आपको सुनाएंगे। गृह मंत्री के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या उनके आने का मकसद सिर्फ समाज में तनाव पैदा करना है। वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, जो 2014 में मोदी जी ने पूर्णिया की रैली में वादा किया था, क्या वो निभाएंगे? हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भाई अमित शाह जी अगर आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो बताइए विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप बताओ, विशेष पैकेज दोगे कि नहीं दोगे? और ये बात तो सब लोगों के मन में एक बात तो है ही कि भाई आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना
जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, उल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद और मदरसे में पहुंचकर सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने मदरसे के छात्रों से चर्चा की और कहा कि कुरान के साथ गीता भी पढ़ें। साथ ही मदरसों में आधुनिक शिक्षा की भी बात की। देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद पहुंचे। मोहन भागवत ने मस्जिद में मौजूद मौलाना जमील इलियासी की कब्र पर फूल चढ़ाए। बैठक में भागवत के अलावा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उम्मेद इलियासी, उनके भाई शोएब इलियासी और संघ के 2 बड़े नेता रामलाल और इंद्रेश भी मौजूद थे। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। मोहन भागवत इसके बाद दिल्ली के आजाद मार्केट में एक मदरसे पहुंचे और यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ लगभग 1 घंटा बातचीत करते रहे। मोहन भागवत ने मदरसे के बच्चों से कुरान सुनी और फिर बच्चों से कहा कि वो मन लगाकर पढ़ें और आगे देश का नाम रोशन करें। स्टूडेंट से उन्होंने कुछ सवालात भी किए कि बताइए भारत के उत्तर में कौन सा स्टेट है, दक्षिण में कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ने बताया, और भी चीज़ें उन्होंने सवालात किए और फिर उन्होंने नसीहत की कि एजुकेशन है तो आप देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन अच्छा शहरी आपको बनाता है और अच्छी खिदमत करने का मौका देगा। इससे पहले 22 अगस्त को मोहन भागवत पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग समेत 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मिले थे। इस मुलाकात में मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को यकीन दिलाया था कि संघ की तरफ से मुसलमानों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो जिहादी कह दें, उन्हें जो पाकिस्तानी कह दें, तमाम ऐसे ओछी बातें मुसलमानों को कहते हो, उन लोगों को एक कड़ा संकेत दिया है और एक पाठ दिया है मोहन भागवत ने खुद एक मस्जिद में आके एक मज़ार में फूल चढ़ाकर। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक में पोस्टर वॉर की एक नई तस्वीर सामने आई है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के पे सीएम बोम्मई 40% कमीशन कैंपेन में अब एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर बना एक वीडियो भी वायरल हुआ। बीजेपी का कहना है कि उसका इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस विधायक अब पे सीएम बोम्मई 40% कमीशन कैंपेन का पोस्टर लगाते नजर आएंगे। इस पोस्टर ने कर्नाटक में हंगामा खड़ा कर दिया है। पे सीएम 40%। महानगर पालिका ने दीवारों को गंदा करने और बगैर इजाजत पोस्टर लगाने का मामला दर्ज करवाया तो पुलिस ने तकरीबन आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दल बल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं को जमानत दिलवाने। कांग्रेस पार्टी has decided we MLAs ourselves। हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी कांग्रेस के एमएलए और मैं खुद भी इस पोस्टर को चिपकाएंगे। क्या कार्यवाही करनी है, जिसको करनी है वो कर ले। Every MLA will have to do it and we will do it। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 और वीडियो क्लिप्स वायरल हो गए। एक उसी पे सीएम का पार्ट 2 है। ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ। ಈಗ ಯುಪಿಐ ನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ। तो दूसरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार पर है, भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ। ಸೋಲಾರ್ ಹಗರಣದ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಹೇಳೋಣ? ಕನಕಪುರ ಡಿಕೆಸಿ ಅಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ?
इन दोनों वीडियो क्लिप्स पर किसी पार्टी ने दावा नहीं ठोका, बल्कि कांग्रेस नेताओं के कथित भ्रष्टाचार पर बनी इस ऑडियो वीडियो क्लिप से बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर खुद को दूर रखा। मुझे नहीं पता है ऐसे किसी भी ऑडियो वीडियो क्लिप के बारे में। 40% कमीशन आरोप बेबुनियाद है और ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। अगली टर्न। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेंगलुरु शहर में इस तरह के डिजिटल पोस्टर्स बुधवार को लगवाए गए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर और 40% कमीशन के आरोप के साथ। हालांकि नगर पालिका ने फौरन इन पोस्टर्स को हटवा दिया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सदन में भी दो हाथ करते नजर आ रहे हैं और सड़कों पर भी डिजिटल पोस्टर्स और एनिमेटेड कार्टून्स के जरिए। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे कहीं दब गए हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार और गोविंद के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और टेरर फंडिंग केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। कल सुबह से ही देश के 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापों की खबर आई। एनआईए और ईडी और राज्यों की पुलिस ने छापे मारे। पीएफआई से जुड़े 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी अहम बैठक की। बैठक में एनएसए डोभाल, एनआईए के डीजी भी शामिल हुए। पीएफआई पर टेरर फंडिंग ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने का भी आरोप है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता। एक मैसिव क्रैकडाउन में जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और साथ में स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने रेड्स की हैं और 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नेशन वाइड सर्चेस जो हैं वो की गई थी। ज़्यादा जो अरेस्ट हैं वो साउथ इंडिया से की गई हैं। केरला से 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, महाराष्ट्र से 20 और कर्नाटक से 20। इसके अलावा और जगहों पे भी रेड्स की गई हैं। ये एक मिलीजुली जो कहते हैं ये ऑपरेशन था। कई जगहों पे ईडी ने एनआईए के साथ मिलकर रेड्स की हैं और गिरफ्तारियां जो हैं वो हुई हैं। बताया जाता है कि जो 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 45 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। 5 फ्रेश एफआईआर जो हैं वो रजिस्टर की हैं एनआईए ने, जिसके मुताल्लिक ये कार्रवाई की गई है। कई एविडेंसेस जो हैं वो गैदर किए जा रहे हैं। इनमें पीएफआई की जो है टॉप लीडरशिप भी शामिल है, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है। 3 मुख्य बातों पे इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पहली ये है कि इन लोगों ने टेरर फंडिंग को लेकर जब भी कोई इन्वेस्टिगेशंस होती थी तो टेरर से रिलेटेड जुड़ा नाम जो था वो पीएफआई का कई इन्वेस्टिगेशंस में आया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये लोग ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे और नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। और तीसरी बड़ी बात, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ यूथ को रेडिकलाइज कर उनको जोड़ रहे थे। तो ये जो 5 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं ये इन्हीं के मुताल्लिक दर्ज की हैं एनआईए ने, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है और 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी मीटिंग बुलाई थी क्योंकि इससे रिलेटेड एक सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था, क्योंकि ये इतना मैसिव ऑपरेशन था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था का भी जो है एक रिव्यू किया। उस मीटिंग में डीजी एनआईए दिनकर गुप्ता भी शामिल थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल भी शामिल थे और साथ में यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला भी शामिल थे। तो सभी बातों पर चर्चा की गई। पीएफआई हालांकि अभी भारत में बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो एक सवाल है वो उठाया जा रहा है कि 106 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो क्या जल्द ही भारत सरकार इसको भी अब बैन करने के लिए जो कदम है वो उठाने जा रही है या नहीं? नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कर्नाटक हिजाब बैन मामले में 10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस हुई तो अदालत ने भी बड़े सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या नहीं। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर रस्साकसी चलती रही। अब 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अदालत ये तय करेगी कि हिजाब बैन का फैसला सही है या नहीं। लगातार 10 दिन चली सुनवाई में कई मौके ऐसे आए जब दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव भी किया, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों पक्षों से बड़े सवाल पूछ लिए। इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं और संगठनों की ओर से कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि ये फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए है। हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। स्कूल में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर बैन नहीं तो हिजाब पर क्यों लगाया गया? हिजाब धार्मिक आजादी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि ये फैसला स्कूलों में सामाजिक एकता और पब्लिक ऑर्डर के लिए लिया गया। हिजाब आंदोलन के पीछे पीएफआई की साजिश रही। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों पर भी वाजिब प्रतिबंध संभव हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान सरकार पर बड़े सवाल उठाए। अगर यूनिफॉर्म के रंग की कैप को इजाजत है तो हिजाब को क्यों नहीं? हिजाब से पब्लिक ऑर्डर और एकता को खतरा कैसे है? हाईकोर्ट को अनिवार्य प्रथा में नहीं जाना चाहिए था। जिन संस्थानों में यूनिफॉर्म नहीं है वहां क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं तो कुछ मुश्किल सवाल मुस्लिम पक्ष से भी पूछे हैं। ये मुद्दा जितना कानूनी है उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा है और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मुद्दे पर 16 अक्टूबर तक फैसला आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता, वो 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब सेना भी ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक विरासत और निशानियों से निजात पाने की तैयारी में है। इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। कोशिशें हो रही है कि सेना का सही मायने में भारतीयकरण हो। बीटिंग रिट्रीट में बजी ये धुन, ये मेरे वतन के लोगों, अबाइड विथ मी की विदाई हो गई। फिर नौसेना के झंडे का निशान बदला। अब और भी काफी कुछ बदलने की तैयारी है ताकि भारतीय सेना ब्रिटिश काल की निशानियों से मुक्त हो, अपने तौर तरीके और परंपराओं में भी पूरी तरह भारतीय दिखे। इस पर सेना मुख्यालय और रक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है। पुराने नियमों और नीतियों की समीक्षा हो रही है। ब्रिटिश काल के नाम और तरीके भी बदलेंगे। यूनिट और रेजिमेंट के नाम भी बदल सकते हैं। सेना की वर्दी और कंधे पर लगने वाले सितारों की भी समीक्षा होगी। अंतिम संस्कार में तो बग्घी के इस्तेमाल पर भी विचार होगा। हर वह प्रोसेस जो हमारी क्षमता और हमारी काबिलियत को आगे नहीं बढ़ाती है या यूनिट्स में ऑफिसर्स जैसे जवानों के संबंध को बेहतर नहीं करती है, उनको छोड़ देना ही उचित है। दरअसल सेना में आजादी के दौर के पहले के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, मेस में खाने से लेकर बीटिंग रिट्रीट जैसे समारोह तक। लेकिन अब सेना का भारतीयकरण होना है। हालांकि इस बदलाव की अपनी चुनौतियां हैं। बदलाव जरूरत है, मैं मानता हूं, लेकिन इस आर्मी के अंदर कम से कम पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस ना हो तो अच्छा है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट प्ले अराउंड विद ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड रिक्रूटिंग पैटर्न ऑफ द इंडियन आर्मी। लिव इट टू द इंडियन आर्मी। बदलाव जो भी हो, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि सेना की पेशे और क्षमताओं पर असर न पड़े। दुनिया भर में भारतीय सेना अपनी पेशे और रवैये के लिए जानी जाती है। यह सम्मान उसने लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के बीच ही हासिल किया है। यह अच्छी बात है कि सेना को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त किया जाए, लेकिन यह काम बहुत सावधानी पूर्वक किए जाने की जरूरत है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। किस तरह से कल साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की तस्वीरें सामने आई। एक तरह से पोल खुल गई। गुरुवार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बारिश ने पोल खोल दी। बारिश के चलते दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बाढ़ के हालात नजर आए।
और आपको बता दें कि घंटों तक कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया। एक्सप्रेसवे पर घुटनों से ऊपर तक पानी यहाँ पर जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि गुरुग्राम में हाईवे के जैसा ही हाल शहर के अंदरूनी सड़कों पर भी देखने को मिला है। 5 किलोमीटर लंबा जाम गुरुग्राम में कल देखा हमने। और बारिश के चलते दिल्ली से जयपुर जाने वाले जो लोग हैं उन्हें घंटों हाईवे पर फंसे रहना पड़ा। गुरुग्राम जैसे इलाके की ऐसी हालत देखकर लोग बहुत नाराज हैं। जिस तरह से वहाँ पूरा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके बाद ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। तो घंटों जाम, ट्रैफिक जाम कल शाम की रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं एक्सप्रेस वे का किस तरह से बुरा हाल रहा, ये देखिए। दोपहिया वाहन जो है खास तौर से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रवीश रंजन शुक्ला दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर ही मौजूद हैं, हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, आप वहां पर मौजूद हैं, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाएं कल और आज के हालात में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है और क्या कुछ वजह दिख रही है इस तरह की जो मिलेनियम सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, इतना विकास हुआ है गुरुग्राम में और ये तस्वीरें सारी पोल खोल देती है। जी बिल्कुल जया, कल एक दिन की बारिश में गुरुग्राम में तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर का जाम था। इसी एक्सप्रेसवे पर कल शाम को तमाम सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी क्योंकि इतना लंबा यहां पर जाम लगा था। हालांकि आज बारिश हल्की हुई है तो उसकी वजह से उस तरीके का ट्रैफिक जैम नहीं है। लेकिन अभी मैं आगे आपको कुछ देर के बाद में तस्वीर आपको दिखाऊंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर अभी भी एक्सप्रेसवे का तमाम हिस्सा जो है वहां पर जल भराव है, वाटर लॉगिंग है और उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है। ये बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो एरिया है, तो यहाँ पर अभी जो है ट्रैफिक आपको चलता हुआ दिख रहा है, स्मूथ है। लेकिन अगर आगे हम बढ़ेंगे, जयपुर की तरफ बढ़ेंगे तो तमाम सारी जगहों से शिकायत आ रही है। गुड़गांव मानेसर के सेक्शन पर शिकायत आ रही है कि वहाँ पर अभी भी जो है वो जल भराव है। और निश्चित तौर पर चूँकि गुड़गांव मिलेनियम सिटी कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आईटी सेक्टर की और तमाम सारे सेक्टर्स के हेड ऑफिस है, यहाँ पर लाखों लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के यहाँ पर काम करने आते हैं। तो ऐसे में बार बार बारिश की वजह से अगर गुरुग्राम डूबती है और इस तरीके के शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो निश्चित तौर पर गुड़गांव प्रशासन के लिए और ख़ास तौर पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है गुड़गांव का, उसके लिए बहुत ही ये बात शर्मनाक है। क्योंकि हर बारिश से पहले ये कहा जाता है कि नालों की सफाई करवाई जा रही है, सड़कों के आसपास के जो नाले हैं उनको साफ करवाया जा रहा है, लेकिन शायद हो यही रहा है कि वो कागज़ों में सफाई उसकी होती है। और यही वजह है कि जब थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, सामान्य से थोड़ा सा बारिश ज़्यादा होती है, तो आपको ये सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कई सारे जगहों पर तो अभी भी जया खबर आ रही है कि 7-7, 8-8 घंटे से लाइट जो है वो गायब है, चूँकि बारिश के वजह से जब जल भराव हुआ तो बिजली काट दी गई ताकि करंट ना नीचे उतरने पाए, तो उसके वजह से तमाम सारी जगहों पर लाइट ना आने की भी लोग शिकायत कर रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया अगर आप कहें तो पूरा भरा पड़ा हुआ है, तमाम सारी लोग तस्वीरें जो है वो शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद अगर उनको ये सुविधाएं गुड़गांव जैसे शहर में मिल रही हैं तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोग अपना टैक्स यहाँ पर पे करते हैं, बावजूद उसके इस तरह की स्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर विकास भी हो रहा है तो किस तर्ज पर हो रहा है रवीश, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि हमने बेंगलुरु का हाल भी देखा, किस तरह से अवैध निर्माण के चलते वहां पर पानी की निकासी में दिक्कतें आई और बाद में जिस तरह से पूरी लीपा पोती हुई, वो बुलडोजर चलाए गए और क्या कुछ वहां पर राजनीति वो सभी उससे वाकिफ है। आपसे समझना चाह रहे हैं, आज वहां पर स्कूल बंद किए गए हैं, वो स्कूल कब तक बंद रहेंगे? साथ ही गुरुग्राम के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो वहां पर भी सड़कों पर पानी, घरों में पानी पहुंच गया है, वहां अंदर से कोई खबर, क्या स्थिति वहां पर दिख रही है? जी बिल्कुल जया, जो गुड़गांव के अंदरूनी जगह हैं यहाँ वहाँ पर अभी भी जल भराव है। तमाम सारे लोग हमें शिकायत कर रहे हैं। एक यहाँ पर जगह है नरसिंहपुर, वहाँ पर तमाम सारी ऐसी तस्वीरें देखने को सामने आई हैं जहाँ पर गाड़ियाँ बह गई हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, डूब गई हैं गाड़ियाँ। और अभी मैं अपडेट देख रहा था कि केवल ट्विटर पर 12 घंटे पहले ये अपडेट दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो बड़ी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों
को ये सलाह दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। उसके बाद से 10 से 12 घंटे बीतने को हैं, अभी तक जो है वो कोई अपडेट उस तरीके से गुड़गांव के प्रशासन के पास में नहीं है। साथ में 3-4 नंबर हेल्पलाइन के दिए गए हैं गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से कि अगर कहीं पर भी जल भराव और पानी की शिकायत हो तो वो उन नंबरों पर जो है वो फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि बारिश हल्की ज़रूर हुई है, पूरी तरीके से थमी नहीं है, तो इसी की वजह से प्रशासन को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज यही वजह रही कि गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद तमाम सारी जगहों पर स्कूल भी आज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और आज भी मुस्तैदी के साथ में ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो उनको सड़कों पर होना चाहिए, क्योंकि आज अगर बारिश होती है तो कल की तरीके से जिस तरीके की सिचुएशन का सामना लोगों को करना पड़ा, आज ना करना पड़े, इसके लिए और ज़्यादा प्रशासन को मुस्तैद होने की ज़रूरत है। प्रशासन को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है और लोग शायद आसमान पर नज़र ज़्यादा टिकाए बैठे होंगे, प्रशासन पे थोड़ा यकीन कम दिख रहा हो, क्योंकि सब कुछ यहाँ भगवान भरोसे होता हुआ दिख रहा है। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तस्वीरों को दिखाने के लिए। और राहत की बात यह है कि आज हल्की बूंदाबांदी दिख रही है, जहाँ पर रवीश यहाँ पर मौजूद थे और कल काफ़ी ट्रैफिक जैम था। और ये 22 सितंबर यानी कल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए ये हाल था, किस तरह से कल जो वाहन है किस कदर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर निकले हैं पैदल, तो उन्हें किस मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा और जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है ऐसी स्थिति में जब आप सड़क पर होते हैं। तो पतपड़गंज, नोएडा, धौलाकुआं, तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा और फरीदाबाद में भी हाल ये दिखा और कई इलाकों में नोएडा में बारिश से लंबा जाम कल देखने को मिला था। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी भारी बरसात के बाद लोगों का हाल काफी बुरा है। जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलों को उनको बहुत ज्यादा मुश्किलातें पेश आ रही हैं। शहर को कोटला रोड स्थित सब्जी मंडी में भी यहां पर पानी भरा हुआ है। इसके कारण आढ़तियों को मंडी के बाहर सड़क पर अपनी दुकान लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं मंडी की तस्वीरें। आढ़तियों को काफी ज्यादा यहां पर दिक्कतें आ रही हैं, अपनी दुकान बाहर ही लगानी पड़ रही हैं। पानी भरा हुआ है, कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं है। तो करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, फिर क्या हुआ उसका? वो जाता है अधिकारियों की जेब में। यहाँ मंडी में तो कुछ लगता ही नहीं है, एक लाइट तक की व्यवस्था ढंग से नहीं है मंडी में। काफी दिनों से हम शिकायत करते आ रहे हैं मंडी के अधिकारियों से, मंडी के अधिकारियों ने हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो जाम जुम भी लगाया सड़क पर? जाम इसलिए लगा है, पूरे आड़तिया मंडी के यार सड़क पे बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, क्या कर रोड पे नहीं बैठे तो कहाँ जाए? मंडी में कोई व्यवस्था ही नहीं है बैठने को। बात करते हैं एआईएमआईएम कार्यकर्ता की जो पिटाई हुई है मुमरा के। कल एआईएमआईएम के दफ्तर में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और वहां पर बैठे 2 लोगों को जमकर यहां पर पीटा गया। एआईएमआईएम के स्थानीय नेता सैफ पठान ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने की कोशिश थी, लेकिन वो नहीं थे, इसलिए वहां पर वो बच पाए और वो बच गए। मैंने इसमें लिखा हूँ लेटर में कि मेरी ऑफिस पे घुस के मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। कुछ लोगों ने नशे में कहीं पे बोला था तो हमने कंप्लेंट की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज उन लोगों ने आपने जो वारदात थी उसको अंजाम दे दिया। बिल्कुल भी नहीं जानता कौन लोग है, कौन लोग मुझे मारना चाहते और इस तरीके का आकर के स्टेटमेंट कर रहे कि सैफ पठान को बुलाओ मारेंगे और किसी की जान ले जैसा मार ही रहे। यानी मैं नहीं मिला तो शायद उन लोग उसको मार करके वो दहशत का माहौल क्रिएट करना चाह रहे होंगे। जिस तरीके से उन लोगों ने मारा उनका इंटेंशन मर्डर का ही था। तो यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा किस तरह एआईएमआईएम का दफ्तर जो मुमरा में है वहां पर तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है किस कदर डंडों से यहाँ पर पिटाई की जा रही है। और जो स्थानीय नेता सैफ पठान, उनको भी आपने सुना जो साफ तौर पर कह रहे थे क्योंकि वहां पर वो खुद मौजूद नहीं थे, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, इसलिए वो बच गए हैं। सुनील सिंह मुंबई में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील, ये पूरा घटनाक्रम समझाएं। यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं क्यों ये यहाँ पर डंडों से पिटाई करने के लिए कौन लोग हैं, क्या इनका कुछ पता चल पाया? और यहाँ पे जो स्थानीय नेता है वो बता रहे हैं कि उनको मारने की कोशिश हुई है। देखिए, ये मुंबई से सटे मुमरा इलाके का एआईएमआईएम पार्टी का दफ्तर है और कल शाम अचानक से
कुछ लोग वहां पर घुसे और उन्होंने बुरी तरह जो 2 लोग बैठे थे उनकी पिटाई शुरू कर दी। और तस्वीर से हम देख सकते हैं किस तरह से वो मार रहे हैं। उनके हाथ में डंडे हैं और हथियार भी हैं, ऐसा दावा किया है सैफ पठान ने। सैफ पठान का कहना है कि उन्हें पहले एक सूचना मिली थी कि उन्हें कुछ लोग मारने वाले हैं। उसकी लिखित उन्होंने पुलिस को और सभी को जानकारी भी दे दी थी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो जो है आज आखिर कहीं न कहीं वो बात सच साबित हो गई। इस संबंध में अभी मुंब्रा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सैफ पठान भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये लोग हैं कौन और कौन लोग थे और क्यों यहाँ पर आए थे। ये अभी तक तो उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है सीसीटीवी के आधार पर, और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इतनी इस तरह से घुसना और अचानक से मारपीट करना क्या वजह रही है, क्या दुश्मनी है और क्यों सैफ पठान के पीछे पड़े हैं, इसका जानकारी अभी तक सैफ पठान भी पुलिस को नहीं दे पाए हैं, या फिर मीडिया से जो बात करे उसमें जानकारी नहीं दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि अब पुलिस ही जांच करके सब पता कर पाएगी। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। एक तरफ शशि थरूर अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। यहाँ पेच जो है वो राजस्थान के सीएम जो है उसकी कुर्सी को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। और इस बीच राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता। It's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी का मुख्य निशाना बीजेपी रही। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। जवाब में कांग्रेस 2020 में जेपी नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया पूछ रही है। बीजेपी के साथ इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच भारत जोड़ो यात्रा के 15वें दिन राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के मुतालिक भी एक बड़ा संदेश दिया। कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष पूरे देश के लिए होता है, उसके पास कोई और पद नहीं हो सकता। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। राहुल गांधी का बयान अशोक गहलोत की उस दलील के उलट है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ साथ सीएम पद पर बने रहने में भी कोई दिक्कत नहीं बताई थी। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। राहुल गांधी के बयान से सचिन पायलट खेमे की उम्मीदों को और बल मिला है। गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सूरत में राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन को ही बनाए जाने की संभावना है, लेकिन गहलोत ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों पर छोड़ने की दलील दी है, उससे सचिन की राह आसान नहीं लगती, बशर्ते आला कमान 2 टूक फैसला ले। स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री का दायित्व उसको नहीं संभालना चाहिए। लेकिन कल सारी बात कह भी रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो गांव में कहते हैं ना कि मानेंगे सरपंच की लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, उनका जो कुछ भाव इसी तरह का है। ऐसा नहीं है, वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और गांधीवादी विचारधारा के। कांग्रेस के भीतर एक सवाल ये भी है कि गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ें या नामांकन भरने से पहले ही छोड़ दें। पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद गहलोत पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाना आसान नहीं रहेगा। जब वे अभी टालमटोल कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे, अंदेशे ऐसे भी व्यक्त किए जा रहे हैं।
अब सवाल गांधी परिवार के इकबाल का है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं और बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का ये पहला बिहार दौरा है। अमित शाह पूर्णिया में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद किशनगंज में वो पार्टी विधायकों सांसदों के साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद पार्टी की बिहार इकाई की कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। और उनके इस दौरे के बारे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया को ही क्यों चुना, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। पूर्णिया ही क्यों? अप्रैल में वह जगदीशपुर आए थे, आरा में, जो हमारा वेस्टर्न बिहार का पार्ट है। उसके बाद पटना है और आज पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया आने की योजना 31 जुलाई को ही बन गई थी। इत्तेफाक है उसके बाद सरकार टूट गई और इसलिए सभी को लग रहा है कि पूर्णिया क्यों, पर पूर्णिया कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इसके बाद गया भी होगा, मुजफ्फरपुर भी होगा, चंपारण भी होगा, छपरा भी होगा, वो लगातार आएंगे। यह इत्तेफाक है कि पूर्णिया पहले फाइनल हो गया और उसके बाद सरकार टूटी है। जब प्लान आपने बनाया था उस समय एनडीए था और आज आप एनडीए में अलग हैं, अकेले हैं। हम तो एनडीए में हैं, जो एनडीए से बाहर गए थे अब उनके संन्यास की भी चर्चा हो रही है। तो इसलिए हमारी अपनी क्षमता है और हमारे जो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बैठक होगी। और जाहिर बात है कि गृह मंत्री के नाते इस इलाके में आएंगे तो इस इलाके की जो समस्याएं होंगी उनके बारे में भी बात होगी। तो क्या समस्या है? यहाँ पर बहुत समय तक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये जो इलाका है बहुत तरह के विदेशी ताकतों का गढ़ बन सकता है। हमने शर्जिल इमाम को देखा कि किस तरह वह चिकन नेक की बात कर रहे थे। तो जाहिर बात है कि जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आराम से रहते हैं, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी हैं, यहाँ के मुसलमान शुरू से बहुत शांतिपूर्ण रहे हैं। जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, रोहिंग्याज हैं, उनको लेकर जरूर प्रॉब्लम है और इन्हीं बातों की भी चर्चा जाहिर बात है कार्यकर्ता भी करेंगे। आज पीएफआई पे पूरे देश में रेड हो रहा है, पूर्णिया में भी रेड हो रहा है। ये क्या यात्रा से यह सरकारी है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। एक मेरा सवाल है, 2014 में अगर आपको याद हो तो उस समय आपके प्रधानमंत्री, तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पूर्णिया आए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, सब कुछ दिया जाएगा। बिहार को विशेष पैकेज देने की बात हुई थी, बिहार को विशेष पैकेज दिया गया, 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा दिया गया। आज भी बिहार को गति शक्ति योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है। महाराष्ट्र हमसे बड़ा स्टेट है, उसको 51,000 सेंट्रल शेयर मिलता है, हमें 51,000 करोड़ सेंट्रल शेयर मिलता है, हमें 83,000 करोड़ सेंटर अतिरिक्त मदद करता है। हर जगह बिहार को अलग से माननीय मोदी जी की जो लुकिस्ट पॉलिसी है उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और बिहार हमेशा से रहा। एक मेरा अंतिम सवाल है, आपके जो विरोधी हैं खासकर जेडीयू आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार का तनाव नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज सब आराम से रहते हैं। जिनके मन में वैमनस्य है वह अपनी बात करते हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव जो है वो हमलावर हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या उनके आने का मकसद सिर्फ समाज में तनाव पैदा करना है या वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, जो 2014 में मोदी जी पूर्णिया की रैली में वादा कर बिहार की जनता से वो वादा कर चुके हैं। 8 साल बीत गए, क्या वो वादा निभाया जाएगा? हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भाई अमित शाह जी अगर आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो बताइए विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप बताओ विशेष पैकेज दोगे कि नहीं दोगे? और ये बात तो सब लोगों के मन में एक बात तो है ही कि भाई आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना।
जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर 2 दिनों का ये दौरा रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और ये पहली बार है जब से सत्ता से बेदखल हुई है बिहार में बीजेपी, उसके बाद किसी वरिष्ठ नेता का बिहार का ये पहला दौरा है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि पूर्णिया और किशनगंज ये वो 2 जगह हैं जहां पर ये गृह मंत्री का अमित शाह का ये दौरा रहने वाला है। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा? और यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी आपने सुना, एक बार फिर उन्होंने 2014 के उस वादे की याद दिलाई जो कि पूर्णिया में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था विशेष राज्य का दर्जा देने का। इतना ही नहीं, विशेष राज्य के दर्जा के अलावा यहाँ पर विशेष पैकेज की बात की गई थी और बिहार पर विशेष ध्यान देने की भी बात की गई थी। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, 2 दिनों का यहाँ पर अमित शाह का ये दौरा है, किस तरह से देखा जाए? और तेजस्वी एक बार फिर से विशेष राज्य के वादे को याद दिला रहे हैं। देखिए, ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे का जब योजना बना था उस समय यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, यानी कि 30 जुलाई को, जैसा कि आपने संजय जायसवाल से सुना होगा। और अब जो जब ये रैली हो रही है उस समय बीजेपी बिहार की राजनीति में आज की तारीख में एकदम अलग थलग है। हालांकि चिराग पासवान है जो अभी भी किसी अलायंस के साथ नहीं गए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले दिनों में वो आखिरकार बीजेपी के साथ ही जाएंगे जब भी उनकी शर्तें मानी जाएगी। लेकिन ये दौरा इसलिए ज्यादा महत्व रखता है कि अमित शाह ने पूर्णिया को चुना है। पूर्णिया जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब एनडीए होती थी तो एनडीए का गढ़ होता था। पिछले चुनाव में भी यही इलाका था जहां पर एनडीए ने स्वीप किया था और आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को सरकार बनाने से रोका था। हमारे साथ बीजेपी के भूतपूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं। ये जो विपक्ष है वो कह रहा है कि क्या अमित शाह जी आ रहे हैं तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? क्या जो भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को वादा किया था कि केवल सांप्रदायिक बातें होंगी जिससे कि समाज में और तनाव बढ़े? विशेष राज्य के दर्जा लेने लायक ये लोग योग्य व्यक्ति नहीं है। क्यों? इसलिए इनका एक भी योजना आप अगर चेक कर लें जमीन पे, धरातल पे नहीं उतरता है। और निश्चित रूप से उससे ज्यादा पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को देने का काम किया है। और इन्होंने जब मंत्रिमंडल में मैं जब था तो भारत सरकार की कई सारी योजनाओं को इन्होंने वापस करने का काम किया है। 5 साल तो आप लोग भी सरकार में थे, उस समय तो मैं बता रहा हूं तो। और हम लोग इस बात को रखते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि बिहार में पैसा भारत का नहीं लगे, बिहार के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं हो, ये तय था। और वो जानबूझ करके उस सारी योजनाओं को, चाहे स्वच्छता मिशन का मामला हो, चाहे हर घर नल जल का मामला हो, तमाम चीजों में अपना नाम डाल के अपने कुछ राशि को खर्च करके उनके तमाम अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से मिली भगत करके बांटा गया है वो बहुत बड़ा जांच का विषय है। आने वाला समय जब हमारा बिहार का मुखिया होगा, बिहार राज्य और देश हमारा है और होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी भाषण होगा उसके बाद यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष है वो कह रही है कि और ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, तनाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ चलते हैं। सीमांचल के अंदर कुछ चंद लोगों को परेशानियां हो रही है, जैसे मैंने कहा काफी चैनलों में कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है, तस्करी करने वाले लोग हैं, गौ हत्या करने वाले लोग हैं, अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों पर लगाम लगेगा। देखिए जया, एक तरह से रामसूरत राय जी ने इनसे एक मेरा सवाल भी है, अगर आप पूछ पाए मनीष जी, एक सवाल है अगर आप पूछ पाए उनसे। उन्होंने कहा कि ये लोग इस लायक नहीं है कि इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने खुद ने वादा किया था, क्या वो इस बात पर कायम है जो वो बात कह रहे हैं कि बिहार के लोग इसकी कुव्वत नहीं रखते, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? हमारे एंकर हैं वो पूछ रही हैं कि क्या आपने कहा कि बिहार नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा पाने के हकदार नहीं है, तो आपका एक तरह से कहने का तात्पर्य है कि बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा हमने दिया है। और दर्जा की जहां तक बात है, आने वाला समय वो भी पूरा होगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। हमारी सरकारें होंगी बिहार के अंदर स्पष्ट बहुमत के, इसलिए कि एक भी योजना इन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया।
भारत सरकार जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया, केंद्र में पैसा वापस करने का काम केंद्र में 8 वर्षों से आपकी सरकार है, केंद्र सरकार को देना है। सरकार अपने क्षमता के अनुसार बिहार को कैपेसिटी से ज्यादा पैसा देने का काम किया और इन्होंने बार बार पैसा वापस करने का काम किया। मैं ये कह रहा हूँ, आंकड़ा उठा के आप देख सकते हैं। आप लोग भी 5 साल सरकार में रहे, लेकिन सब कुछ में आप लोग सबसे निचले पायदान पर थे। बिल्कुल इनकी जो नीति थी, इनका जो नियत था, जो खोट था, वो आपको बता दिए। बीच रास्ते से छोड़ के भाग गए। वोट बैंक के लोभ के कारण, एक समुदाय के वोट के कारण उन्होंने ये सरकार को तोड़ा है और जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया है। ये रामसूरत राय जी थे जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार को आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। जया, बिल्कुल कब मिलेगा, और जब तक वो सरकार में साथ थे तब ये बातें उन्होंने क्यों नहीं कही थी, ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार पूरी जानकारी के लिए आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जो कल दिल्ली की एक मस्जिद और मदरसे में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मदरसे के छात्रों से चर्चा की और कहा कि कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़ें, साथ ही मदरसों में आधुनिक शिक्षा की बात भी की। देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद पहुंचे। मोहन भागवत ने मस्जिद में मौजूद मौलाना जमील इलियासी की कब्र पर फूल चढ़ाए। बैठक में भागवत के अलावा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उम्मेद इलियासी, उनके भाई शोएब इलियासी और संघ के 2 बड़े नेता रामलाल और इंद्रेश भी मौजूद थे। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। मोहन भागवत इसके बाद दिल्ली के आजाद मार्केट में एक मदरसे पहुंचे और यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ लगभग 1 घंटा बातचीत करते रहे। मोहन भागवत ने मदरसे के बच्चों से कुरान सुनी और फिर बच्चों से कहा कि वो मन लगाकर पढ़ें और आगे देश का नाम रोशन करें। स्टूडेंट से उन्होंने कुछ सवालात भी किए कि बताइए भारत के उत्तर में कौन सा स्टेट है, दक्षिण में कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ने बताया, और भी चीज़ें उन्होंने सवालात किए और फिर उन्होंने नसीहत की कि एजुकेशन है तो आप देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन अच्छा शहरी आपको बनाता है और अच्छी खिदमत करने का मौका देगा। इससे पहले 22 अगस्त को मोहन भागवत पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग समेत 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मिले थे। इस मुलाकात में मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को यकीन दिलाया था कि संघ की तरफ से मुसलमानों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो जिहादी कह दें, उन्हें जो पाकिस्तानी कह दें, तमाम ऐसे ओछी बातें मुसलमानों को कहते हो, उन लोगों को एक कड़ा संकेत दिया है और एक पाठ दिया है मोहन भागवत ने खुद एक मस्जिद में आके एक मज़ार में फूल चढ़ाकर। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।